नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन और हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल इंग्लिश। दोस्तों, इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने नाउन कर लिया है। अब हम प्रोनाउन पे हमने स्टार्ट कर दिया था। तो प्रोनाउन पे हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पे हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोनाउन क्या थी? प्रोनाउन थी वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करें। ठीक है। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन और उनके रूल्स पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इससे आगे के प्रोनाउन के बारे में हम जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि ये हैं क्या और कैसे यूज करते हैं इनका। दोस्तों, उसके बाद हमारा टाइप आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन बेसिकली क्या करती है? ये प्रोनाउन हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। और किस तरह से जोड़ती है कि पहले वाले सेंटेंस का रिलेशन दूसरे वाले से सेंटेंस से बताती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर्स और रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर। दोस्तों, जैसे हमारा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने वाली प्रोनाउन है ये, तो पहले सेंटेंस में जो नाउन आ रही है, ठीक है, उस नाउन का वो संबंध बताती है दूसरे सेंटेंस से। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द बॉय हु क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, यह वो लड़का है जिसने जिसने नदी क्रॉस करी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हु वर्ड आया है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। सबसे पहले ये देख लीजिए, दिस इज द बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। हु क्रॉस द रिवर, ये बेसिकली क्लोज है, सेंटेंस नहीं है, बट फिर भी दो चीजों को जोड़ रही है ये हु वर्ड। तो ये हु वर्ड क्या हो गई? ये प्रोनाउन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नाउन क्या है? लड़का। लड़का क्या है? नाउन है। अब ये नाउन क्या बता रहा है? संबंध कहां से बता रहा है इसका नाउन का? कि लड़के ने नदी को क्रॉस किया, है ना? लड़के ने नदी को क्रॉस किया। और पूरा सेंटेंस देखूं तो क्या देगा? दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है जो रिवर को क्रॉस करके आया है। तो ये जो वर्ड जोड़ रहा है ना, क्रॉस करके आया है, बता रहा है ना कि वो लड़के ने रिवर क्रॉस करी। तो ये संबंध हो गया कि ये लड़के ने क्या करा है? लड़के ने रिवर क्रॉस करी है। और ये संबंध कौन बता रहा है? मतलब कौन जोड़ रहा है उस संबंध से इसको? हु जोड़ रहा है। हु क्या है? प्रोनाउन। तो कैसी प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। ये संबंध बताता है हमारे नाउन का। जो पहला, जैसे सेंटेंस दो जुड़े होंगे तो पहले वाले सेंटेंस की जो नाउन है उसका संबंध बताएगा दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यही हमने डेफिनेशन लिखी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो रिलेट करती है उस नाउन को जो उससे पहले आई हो। अब इस हु से पहले नाउन क्या आई है? बॉय आई है, क्योंकि दिस क्या है? अगेन दिस क्या है? दिस भी प्रोनाउन है ना? लेकिन बॉय क्या है? बॉय नाउन है। तो ये पहले जो नाउन आई है उसका रिलेशन बता रहा है दूसरे सेंटेंस में। कौन बता रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। वही इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर हो इतनी चीज? अब इसके टाइप्स देखते हैं। अब हाँ दोस्तों, ये वाली प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन भी काम करती है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, जो किसी वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लोज को क्लोज से, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। तो ये प्रोनाउन भी कंजंक्शंस की तरह ही काम करती है हमारे इन सेंटेंसेस में। क्लियर है दोस्तों? चलिए ये सेंटेंस ये देख लेते हैं, प्रोनाउन होती क्या क्या है। हु, ये हमने यूज कर लिया। whom, whose, which, that and what, इनसे हम जोड़ सकते हैं दो सेंटेंसेस को, मतलब सेंटेंस या क्लोज जो भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर हो इतनी बात? चलिए अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं थोड़े।
चलिए रूल नंबर 1 पे चलते हैं। वी यूज दैट इफ टू एंटीसीडेंट्स। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया एंटीसीडेंट्स। दोस्तों एंटीसीडेंट्स कुछ नहीं है, जो पहले वाली नाउन आई थी ना वही हमारी एंटीसीडेंट होती है। जैसे मैंने वही एग्जांपल लिखा था, मैं वही ले लेता हूं। दिस इज द बॉय हु क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, तो हु से पहले क्या आई है, ये वाली नाउन आई है, और यही क्या होगी, यही एंटीसीडेंट होगी। क्लियर है? एंटीसीडेंट इज नथिंग अदर देन नाउन। चलिए अब ये क्या कह रहा है रूल, कि हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे अगर दो एंटीसीडेंट्स कनेक्ट हैं आपस में एंड से, और उसमें से पहला वाला पर्सन क्या होगा, मतलब पहले वाली नाउन क्या होगी, पहले वाली नाउन एक पर्सन को डिनोट करेगा और दूसरी वाली नाउन किसी चीज को या एनिमल को डिनोट करेगी। ठीक है, तो दो एंटीसीडेंट्स आ रहे हैं, यानी दो नाउन आएंगी। पहली नाउन क्या होगी, एक पर्सन होगा, दूसरी नाउन कोई एनिमल या फिर कोई वस्तु होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट आई सॉ yesterday have been kidnapped। ठीक है, द बॉय एंड हिज डॉग, जिसे मैंने कल देखा था, किडनैप हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एंटीसीडेंट्स क्या है दोस्तों, डैट तो प्रोनाउन हो गई, प्रोनाउन यानी जो इससे पहले होगा उसमें जो भी नाउन आएंगी वो एंटीसीडेंट्स है। ठीक है, तो इसमें नाउन क्या है, बॉय नाउन है, डॉग नाउन है, यही दो नाउन है ना, तो ये फर्स्ट नाउन है। ठीक है, ये सेकंड नाउन है। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अगर दो एंटीसीडेंट्स कनेक्टेड हैं एंड से, ठीक है, दो एंटीसीडेंट कनेक्टेड है एंड से, और एक उसमें से फर्स्ट वाला पर्सन है एंड सेकंड वाला एनिमल है या फिर कोई वस्तु है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक है, पहले वाला पर्सन है, लड़का एक पर्सन है, डॉग एक एनिमल है, तो पहले ही एंटीसीडेंट पर्सन हो गया एंड सेकंड वाला क्या हो गया, कोई भी एनिमल या फिर थिंग। तो हम क्या यूज करेंगे उस केस में, हमेशा डेट यूज करेंगे। क्लियर हुई चीज? चलिए नेक्स्ट। ऑलवेज यूज दैट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों हम डिग्री जब पढ़ेंगे मैं तब बताऊंगा, तब अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। बेसिकली हमारी जो डिग्रीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। ठीक है, ये तीन तरह की हमारी डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव जैसे कि नॉर्मल, जैसे मैं कह दूंगा कि ये कोई, ही इज ए गुड बॉय, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, पॉजिटिव हो गई गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर। ठीक है, एंड इसकी सुपरलेटिव क्या होगी, सुपरलेटिव होगी बेस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिग यानी बड़ा, इसकी कंपैरेटिव होगी ईआर लगा देंगे इसमें, बिगर। बिगर हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री। नाउ सुपरलेटिव क्या होगी, बिगेस्ट। ठीक है, ईएसटी। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमारी, जिसके पीछे टी बेसिकली होता है ना, वो होती हैं। ठीक है, एसटी, एसटी
कंपैरेटिव में ER होता है एंड पॉजिटिव में नॉर्मल होते हैं वो जैसे भी हैं, यानी पॉजिटिव क्या है, बिग है यानी बड़ा है, ठीक है। कंपैरेटिव यानी जो बड़ा है उससे थोड़ा और बड़ा है, ठीक है। और तीसरी होती है सुपरलेटिव, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है। हमारा रूल क्या कहता है, हमें सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री पे फोकस करना है, यानी सबसे ज्यादा हो, है ना। जो सबसे ज्यादा हो उसके केस में हमेशा डेट यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके केस में हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट I have ever seen. This is the best movie that I have ever seen. अब ये बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो क्या आएगा, डेट। डेट आया है, डेट आया है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेट यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रूल 3 क्या कहता है, ऑल। ऑल इज यूजिंग फॉर अ पर्सन, देन वी यूज हु या दैट। अगर ऑल किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हु आएगा या फिर दैट आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा है कोई एग्जांपल दैट ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट, यानी जो भी इस काम को करने के इच्छुक हैं शुरू कर सकते हैं। अब काम कौन करेगा, पर्सन ही करेंगे ना। काम कौन करेगा, पर्सन ही करेंगे। तो अगर पर्सन का रेफरेंस भी आ रहा है, चाहे इनडायरेक्टली ही आ रहा हो, और ऑल लगा है तो हु या डेट आएगा, ठीक है। यहां पर डेट भी आ सकता है, दोनों ही केस में सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इज यूजिंग फॉर अ थिंग, देन वी यूज, ये हूम गलत है, हूम नहीं आएगा, ये शायद टाइपो मिस्टेक हो गया। अगर कोई ऑल के साथ थिंग यूज हो रही है तो हमेशा दैट यूज करेंगे हम। उसमें हु और दैट दोनों कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अगर मान लो ऑप्शन में कभी कभी दैट नहीं आता, हु आ रहा है, तो आप हु यूज करेंगे अगर पर्सन है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई थिंग है तो हमेशा दैट आएगा। जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चीज चमकती है सोना नहीं होती, ठीक है। तो ऑल डेट ग्लिटर्स, तो डेट आएगा, क्योंकि सोना क्या है, सोना एक नॉन लिविंग थिंग है या थिंग है ना। और थिंग के केस में क्या आएगा, हमेशा दैट आएगा। क्लियर। पर्सन के केस में हु और दैट दोनों आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमेशा दैट आएगा, ठीक है दोस्तों। यहां से हमेशा जो भी मैंने जितने भी एग्जाम्स देखे हैं उनमें हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट का ही, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा दैट यूज करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑल जहां भी आ रहा है उसके साथ हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, दैट दैट दैट। तो दैट ही यूज करना है ऑल देखते, सिंपल, ठीक है। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें से मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन थी, यानी कि संपत्ति। आप संपत्ति किसी की गिन नहीं सकते, है ना। संपत्ति कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग, है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ऑल द मनी दैट आई गेव हर
हैज बीन स्पेंट, ठीक है, सॉरी हैव, ऑल द मनी डेट आई गेव हर हैव बीन स्पेंट। तो ऑल आ रहा है, मनी आ रही है यानी अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, तो क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, एवरीथिंग नथिंग। इनके साथ ये वाले जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके साथ हमेशा दैट आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें इसको याद कैसे करा जाए। इसमें बस एक याद कर लो, बाकी उसी से रिलेटेड है ये आपस में। जैसे कि एवरीथिंग, एवरीथिंग में क्या आ गया, सारी चीजें आ गई जितनी भी हैं। एवरीथिंग यानी एवरीथिंग, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज आ गई। अब इससे हम रिलेट क्या क्या कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, वो हमने देख लिया कि ऑल भी आ रहा है तो हम डेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग में हर चीज आ गई, ऑल में भी सभी चीजें आ गई, एवरीवन में भी हर सारी चीजें आ गई। ठीक है, और हम क्या इसमें ले सकते हैं, मच में भी लगभग काफी हद तक चीजें आ गई। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, एवरीथिंग में सारी चीजें आ गई और नथिंग में कुछ भी नहीं आया, है ना, तो नथिंग आ गया। इसका उल्टा कर दिया तो नथिंग में, और इसमें से नन यानी कुछ भी नहीं, नो नहीं, नोबडी कोई भी नहीं। ठीक है, इसका सीधे वाले भी आ गए और सारे उल्टे वाले भी आ गए। इतने वर्ड्स याद हो गए अब आपको। आगे देखते हैं, ओनली, एनी, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। ठीक है, अब ये भी इसी से रिलेटेड है। जैसे एवरीथिंग में सारी चीजें आ गई, अब उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए हमने, तो छोटे पार्ट में क्या गया कि सिर्फ ये ही ओनली। ठीक है, और मच में काफी हद तक आ गया। ठीक है, लिटिल यानी थोड़ा सा, द सेम यानी सेम है सब चीज, फ्यू अगेन थोड़ा, लिटिल अगेन छोटा, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेट है। तो अगर ये चीजें आपको सेंटेंस में दिखे, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, डेट आएगा। तो आपको ये सब याद भी हो गए आपस में रिलेट करके, एंड ये भी रूल भी पता लग गया कि इनके साथ हमेशा दैट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है काफी रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी जिसे हम संकेत कर सकें। ठीक है, तो ये वर्ड्स कौन से होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन दैट यूज टू पॉइंट आउट, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। इन सब से हम संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोतल रखी है, ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं, दिस इज द बॉटल, यही बोलूंगा, दिस इज द बॉटल। तो मैं संकेत कर रहा हूं कि ये एक बॉटल है। या बुक्स रखी है यहाँ पे, तो बुक्स को क्या कहूंगा मैं, दिस इज अ बुक। सिंपल, पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, कोई वहां पे खड़ा है, दैट इज अ बॉय, ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि वो थोड़ा दूर है। अभी हम रूल्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम दिस, दीज, दैट, दोज कहां यूज करते हैं। तो चलिए रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर अ नियर बाय पर्सन और थिंग। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज हमारे पास है, उसके केस में हम क्या करेंगे, दिस यूज करेंगे, और सिंगुलर है। ठीक है, दीज तब यूज करेंगे जब हमारी एक से ज्यादा हो। क्या एक से ज्यादा हो, थिंग्स या फिर पर्सन पास में। ठीक है, इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे बुक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बुक रखी है एक, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ बुक। ठीक है, क्योंकि पास में रखी है मेरे बुक कोई, इन केस दिस इज अ बुक। अगर बहुत सारी बुक्स रखी है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर बुक्स। ठीक है, तो दीज के केस में बहुत सारी बुकें हो गई, दिस के केस में एक बुक हो गई, आ बुक। ठीक है, और ये पास में होनी चाहिए। अगर दूर रखी है तो मैं उस केस में क्या यूज करूंगा, दैट। जैसे कि पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, दैट इज यूज फॉर डिस्टेंस पर्सन और थिंग, यानी जो काफी दूरी पे रहती हैं चीजें हमारे से। और दोज, जब एक से ज्यादा चीजें दूरी पे रखी हैं या पर्सन्स हैं, तो हम दो यूज करेंगे।
अभी तो पास में रखी थी बुक एक, तो मैं दिस इज ए बुक बोल रहा था। अगर बहुत दूर रखी है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए बुक। ठीक है, दैट इज अ बुक बोलूंगा मैं। आगे अगर बहुत सारी बुकें मेरे पास रखी हैं तो दीज आर बुक्स बोलूंगा मैं। और अगर बहुत दूर ही पे बहुत सारी बुकें रखी हैं तो क्या लिखूंगा मैं, दोज आर बुक्स। क्लियर हुई चीज है, डिफरेंस क्लियर है। पास के लिए दिस एंड दीज, दिस सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए दीज। दूर रखी चीजों के लिए दैट सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए दोज। क्लियर है दो रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 3 कहता है यूज दैट टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नाउन। अभी किसी सेंटेंस में अगर नाउन दोबारा रिपीट होती है तो दूसरी बार ना रिपीट हो तो हम दैट यूज करते हैं उसके केस में, सिंगुलर के केस में। और प्लूरल के केस में क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे, है ना। यही तो हमने रूल 2 में करा, सिंगुलर के केस में दैट यूज कर रहे थे और दोज कर रहे थे हम एक से ज्यादा यानी प्लूरल के लिए। तो सेम ऐसे ही है, रूल 3 है कि अगर कोई रिपीटिशन हो रहा हो किसी भी सेंटेंस में नाउन का, तो उसको नाउन का रिपीट ना करके हम उसकी जगह दैट यूज कर लेंगे। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। सिंगुलर के केस में और दोज करते हैं प्लूरल के केस में। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई is better than that of Delhi। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब आपने देखा कि क्लाइमेट, जो मुंबई की क्लाइमेट है वो अच्छी है दिल्ली से। तो मेरे सेंटेंस की सेंस क्या बनती है, अगर मैं ये दैट ना लिखता, अगर मैं ये दैट ना लिखूं, इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। क्लाइमेट क्या है, नाउन है, नाम है क्योंकि। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यानी जो मुंबई की क्लाइमेट है वो अच्छी है दिल्ली की क्लाइमेट से। अब मैं क्लाइमेट का यूज नहीं करूंगा, ठीक है, तो इसकी जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पे आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। इसलिए हमारे जो नाउन का रिपीटिशन है वो हटा करके मुझे क्या लिखना है, दैट लिखना है। क्योंकि हमारा रूल यही कह रहा है ना ये, कि यूज दैट टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नाउन। वो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन का रिपीट ना हो, इसलिए हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट, जो कि हमने इस सेंटेंस में किया कि क्लाइमेट दोबारा यूज ना करके मैंने दैट लिख दिया, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये सेम ही हुआ कि क्लाइमेट मुंबई की अच्छी है दिल्ली से, दिल्ली की क्लाइमेट से मतलब। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब प्लूरल में आ जाएगा, तो वहां पे हम दोज यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या यूज करेंगे, दोज। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों अब हम इंटेरोगेटिव यानी किसी को हम इंटेरोगेट करते हैं, मतलब किसी से क्वेश्चन ही तो करते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वो वर्ड्स हैं जिसको हम यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं दूसरों से। ठीक है, तो सेम ऐसी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हु, whom, whose, which एंड what, इनको हम रूल से पढ़ते हैं, फिर इनके बारे में समझ में आएगा हमें कि किस तरह से हम कर सकते हैं। रूल 1 पढ़ते हैं, who is used for finding the subject। ओके, who, जब मैंने केस पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉसेसिव केस पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए who लगाते हैं वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद whom लगाते हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। तो यही ये रूल कह रहा है कि who से हमें क्या पता लगता है, सब्जेक्ट पता लगता है, और whom से क्या पता लगता है, ऑब्जेक्ट पता लगता है।
ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस बताएगा और whom हमारा एक्यूजेटिव केस बताएगा, और whose हमारा पोजेशन बताएगा यानी अधिकार बताएगा। तो अधिकार बताएगा तो अधिकार कोई किस पे कब होता है, जब किसी का कोई ऑनर हो, है ना। तो सेम ऐसे whose से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज का ऑनर, किसको, इसका ऑनर कौन है। ठीक है, इनको अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। मुझे इसमें सब्जेक्ट पता करना है, तो सब्जेक्ट पता कैसे करूंगा मैं, हु से। कैसे, हु इज टीचिंग यू। अगर मैं लिखूं हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई से यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं लिखूं आई एम टीचिंग whom, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, यानी यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही हमारा रूल कह रहा है कि हु से हमें सब्जेक्ट मिलता है जो भी आंसर आता है क्वेश्चन करने के बाद, और whom अगर whom लगा के हम क्वेश्चन करें तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये हुज वाला और एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑनर कैसे पता लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बुक है, ये पेन है, कुछ भी मैं ले सकता हूं एग्जांपल, जैसे हुज पेन इज दिस। ठीक है, कि यह किसका पेन है, मैं कहूंगा मेरा पेन है, तो मतलब मैं इसका ऑनर हूं, है ना। तो हुज लगा के मुझे क्या पता लग गया, ऑनर ऑफ दैट थिंग, उस चीज का ऑनर। क्लियर है। चलिए रूल 2 करते हैं। रूल 2 क्या कहता है, ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन एंड whom, नेवर यूज प्रेपोजिशन एंड who। कभी भी दोस्तों प्रेपोजिशन आएगी ना किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर, तो whom यूज करेंगे ना कि who कभी नहीं आएगा प्रपोजिशन के बाद। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, whom आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखा, बाय एक प्रेपोजिशन है, जब हम प्रेपोजिशन करेंगे तब मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप रूल्स पे ध्यान दीजिए प्रोनाउन के। ठीक है, बाय whom, या मैं सेंटेंस लिखता हूं 2, आप बताना कौन सा करेक्ट है। बाय whom was the Ramayana written। एक और लिखता हूं एग्जाम्पल, बाय हु वाज द रामायण रिटन। ठीक है, बाय whom was the रामायण रिटन या बाय who was the रामायण रिटन। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो यहां पे whom वाला सही है या who वाला सही है। रामायणा किसने लिखी बेसिकली। ठीक है, तो who तो आएगा नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है भाई प्रेपोजिशन के बाद whom आएगा। तो ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, who आ ही नहीं सकता प्रेपोजिशन के बाद, बाय इसमें प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, whom। तो ये वाला सेंटेंस मेरा सही है, बाय whom was the रामायण रिटन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा whom आएगा, who नहीं आएगा। क्लियर हो इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर देन 2, तो विच यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, विच। जब कोई चॉइस हो, चुनना हो हमें किसी भी चीज के बीच में, एक 2 या 2 से ज्यादा चीज हो, क्योंकि हमें तो चॉइस किसके बीच में, अगर एक चीज है तो वो तो ऑप्शन चॉइस होगी, कोई और विकल्प ही नहीं है। अगर 2 चीजें हैं आपको एक चुननी है, तो हमेशा क्या होगा, विच यूज होगा। या 2 से ज्यादा भी चीजें अगर आपको चूज करनी है तो हमेशा विच यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं,
मैंने लिखा which is your brother in the crowd। भीड़ में तुम्हारा भाई कौन सा है, मतलब काफी सारी भीड़ है लोगों की, कि इसमें से तुम्हारा भाई कौन है ना। तो विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, विच आएगा। अगर मैं यहाँ पे हु यूज करूंगा कि हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, हालांकि सेंस में हु अच्छा लग रहा है, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, लेकिन ये हु आते ही गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो हमेशा अगर भीड़ में से, मतलब ये दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, आपको कोई चूज करनी हो तो हमेशा क्या यूज करेंगे आप, विच यूज करेंगे, ना कि हु या एनी अदर WH वर्ड। ठीक है, तो हमेशा चॉइस हो तो क्या आएगा, विच आएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 4 कहता है नेवर यूज हुज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं कि हुज से हमें किसी के पोजेशन का पता लगता है ना। हमने पोजेसिव केस में पढ़ा था कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसमें ऑफ यूज करते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी, क्योंकि अपोस्ट्रोफी क्या बताता है, अपोस्ट्रोफी अधिकार बताता है, और ऑफ क्या बताता है, रिलेशन बताता है। जैसे हमने टेबल से लैग ना करके लैग ऑफ टेबल किया था, है ना, तो वहां पे रिलेशन आता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हुज से हमें क्या पता लगता है, ऑनर का पता लगता है। अब ऑनर कोई तब होगा ना जब कोई जिंदा होगा, तभी तो वो अधिकार बता पाएगा चीजों पे। तो इसलिए हुज हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए अधिकार शो करने के लिए होगा। इसी वजह से ये रूल कहता है कि हुज का यूज कभी भी नॉन लिविंग थिंग पे साथ नहीं होगा। क्लियर हो इतनी बात। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ इसी के साथ हमारे नाउन का टॉपिक फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारी कमांड अच्छी हो जाए इस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कहता है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन चूज करनी है सेंटेंस में कि कौन सी आएगी। देखते हैं, हमने रूल्स पढ़े हैं। ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब आपने देखते पहचान लिया होगा, ऑल आ गया और थिंग आ गई, तो क्या आएगा, दैट आएगा। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, अभी आपने करा क्वेश्चन, है ना। हु नहीं आएगा, होम भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, दैट, क्योंकि ऑल आ गया, ऑल आते सीधा डेट पे लगाओ, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। अब एक ही लड़का है और एक ही लड़की है, ठीक है, यानी दो के बीच में बात आ गई। अब दो के बीच में हमने रूल पढ़ा था कि क्या ये आएगा, दो के बीच में हमेशा ईच अदर आता है। हर सेल्फ तो आएगा ही नहीं, देम सेल्स भी नहीं आएगा, हिम सेल्स भी नहीं आएगा, हमेशा ईच अदर आएगा दो के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हमने रूल में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, द विलेजर हेल्प्ड वन अनदर ईच अदर देयर्स और हिमसेल्फ, क्या आएगा। अब आपने रूल पढ़ा था कि अगर दो के बीच में हो तो ईच अदर आता है, और दो से ज्यादा के बीच में हो तो क्या आएगा, वन अनदर। तो इसमें वन अनदर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि विलेजर्स बहुत सारे हो गए, है ना। इससे पीछे केस में सिर्फ दो लोग थे, माई सन एंड माई डॉटर, तो इसलिए ईच अदर आया, लेकिन इस केस में बहुत सारे हो गए, है ना, तो इसलिए वन अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, डैश ऑफ दीज टू गर्ल्स इज माई सिस्टर, कि इनमें से मेरी बहन क्या है, मतलब नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर इज माई सिस्टर, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज माई सिस्टर, एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स इज माई सिस्टर, या ईच ऑफ दीज टू गर्ल्स इज माई सिस्टर। अब आपने रूल पढ़ा था कि दो के बीच में क्या आएगा हमेशा, नीदर, क्या आएगा हमेशा, नीदर, और दो से ज्यादा के लिए क्या आएगा, नन, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, टू गर्ल्स।
अगर 2 गर्ल्स आ रहा है तो नीदर आएगा, नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल इज माय सिस्टर, कि इन दोनों में से मेरी कोई भी बहन नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं 2 हटा दूं, डैश ऑफ दीज गर्ल्स लिख दूं मैं खाली, ठीक है, डैश ऑफ दीज गर्ल्स इज माय सिस्टर, यानी नन आएगा उस केस में। अगर 2 हटा दिया तो उस केस में क्या आएगा, नन। 2 के केस में नीदर और 2 से ज्यादा के केस में नन, ये भी रूल हमने कवर किया था, ठीक है। तो नीदर आएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट द गर्ल डैश हैड लॉन्ग हेयर। ये तो अभी हमने पढ़ा कि आई मेट द गर्ल, जैसे हमने वो बॉय वाला एग्जाम्पल दिया, दिस इज द बॉय हु क्रॉस द रिवर, है ना। तो आई मेट द गर्ल डैश हैड लॉन्ग हेयर, तो हु हैड लॉन्ग हेयर, क्यों, क्योंकि विच तो आएगा ही नहीं, विच तो चूज करने के टाइम पे आएगा, चूज तो कर नहीं रहा, मैं लड़की के बारे में बता रहा हूं, है ना। whom भी नहीं आएगा क्योंकि इससे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता लगता है, ठीक है। दैट भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई उनमें से कोई वर्ड ही नहीं आ रहा, एवरीथिंग, ऑल एंड नथिंग, नन, नो, ये पढ़े थे ना अभी हमने, लिटिल, द सेम, ये जो पढ़े हैं हमने, वो भी नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। तो हु इज द राइट ऑप्शन, आई मेट द गर्ल हु हैड लॉन्ग हेयर। क्लियर। चलिए, डैश डैश एंड डैश आर पार्टनर्स। दोस्तों ये हमने रूल पढ़ा था व्यक्तिवाचक सर्वनाम में, है ना, कि अगर कोई अच्छी बात हो रही हो तो क्या आएगा हमारा, 2, 1, 2, 3 एंड 1, और अगर बुरी बात हो रही हो तो 1, 2 एंड 3। ये पर्सन्स थे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या था, आई और वी, सेकंड क्या था, यू, और थर्ड क्या था, ही, शी, इट, दे, है ना, यही थे ना। तो यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर मतलब आपस में पार्टनर है तो अच्छी बात है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, 2, 3, 1, तो यानी सबसे पहला आएगा यू, तो यू इसमें तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आई आ रहा है सबसे पहले, सेकंड में यू आ रहा है, थर्ड में यू आ रहा है, ठीक है, और इसमें तो ये है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, यानी ही शीट में से आएगा। अब ही शीट में से क्या है, ही आ रहा, तो मतलब सही आंसर ये है, बी वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, ही एंड आई, थर्ड, फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में आएगा अच्छी बात में। तो यू, ही एंड आई आर पार्टनर, तो यू, ही और आई इसमें आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये शायद फिर से कॉपी हो गया, कोई नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए, आई अवेल डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव में केस पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किन के साथ रिफ्लेक्सिव कभी नहीं आता और किन के साथ हमेशा आता है, ठीक है। तो अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस आता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या थी, जिसमें सेल्फ या सेल्स लास्ट में अपेंड हो, है ना, लास्ट में जुड़ा हो, यानी खुद ही, खुद का, ठीक है। तो अवेल के साथ हमेशा माई सेल्फ आएगा अगर आई है तो, मतलब यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी। ये तो माइन क्या है, ये तो पोजेसिव प्रोनाउन है, माई क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माई सेल्फ, तो आई अवेल्ड माई सेल्फ आएगा यहाँ पे। क्लियर। हमेशा अवेल, ठीक है। एक दो वर्ड और लिख दिए, एंजॉय हो गया, ठीक है, एंजॉय, ठीक है, रिजाइन हो गया, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव केस आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वन मस्ट रेस्पेक्ट डैश टीचर्स। हर किसी को अपनी टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इस केस में हमारा हिज तो आएगा ही नहीं क्योंकि ही है नहीं, ठीक है, देयर भी नहीं है, दे नहीं है, हर नहीं है तो हर्ष नहीं है, तो क्या आएगा, वंस। तो वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर्स, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन केस था इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया, मैंने इसको अपर रूल में नहीं पढ़ाया, तो बस एक यही ऐसा एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, डिवाइड द मनी बिटवीन यू एंड डैश। हमने एक रूल पढ़ा था कि बिटवीन आएगा तो हमेशा क्या केस आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हमेशा एक्यूजेटिव केस आएगा। अब इसमें एक्यूजेटिव केस क्या है, आए, ये तो क्या कहते हैं, ये तो सब्जेक्टिव केस है, माइन,
ये तो पॉजेसिव केस है, माई ये तो एडजेक्टिव है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस क्या है इसमें, मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस मी है। तो डिवाइड द मनी बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। ईदर शी और आई हैव डैश वर्क, देयर वर्क, देयर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, दे आ ही नहीं रहा, यहाँ आई आ रहा है और शी आ रहा है। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर शी यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहे हो एक उसमें, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब भी और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में माई वर्क। ठीक है, ईदर शी और आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, देयर नहीं आएगा क्योंकि दे नहीं आ रहा हमारा सब्जेक्ट में। माइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नाउन आ गई। अब मैंने आपको रूल ये भी पढ़ाया था कि माइन का मतलब क्या है, माई प्लस नाउन। ठीक है, नाउन आ गई, नाउन के साथ कभी भी माइन पॉजेसिव केस नहीं आता, तो माइन वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, हर हमेशा सेंटेंस में थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस लास्ट में कभी भी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं आता अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगी, क्योंकि यहाँ नाउन दे दी तो यहाँ एडजेक्टिव आएगी, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगी। तो पॉजेक्टिव क्या है इसमें, माई। तो माई इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई। इसमें हमारे 3-4 रूल लगे हैं सारे ही। पहला ये कि थर्ड और फर्स्ट पर्सन में से हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब भी और उसका पॉजेसिव केस भी। अब यहाँ पे ऑलरेडी नाउन दे दिया, तो नाउन के साथ कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आती, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव आती है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय। ठीक है, याद है वो टेबल जो मैंने आपको याद कराई थी, उसके अकॉर्डिंग ने हमने इसे किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नीदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स आर इन डैश क्लास। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर नीदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है, जो लास्ट में आया है उसकी फ्रेंड्स, एक तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पॉजेसिव केस आएगा उसका। तो पॉजेसिव केस तो क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकती है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकती है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन आ नहीं सकता क्योंकि नाउन ऑलरेडी आ गई है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन आ ही नहीं सकती, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आती है। तो इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर, क्योंकि देयर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन आ गई नहीं। हर के अकॉर्डिंग भी नहीं आएगा क्योंकि जो लास्ट में आते हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग लगती है वर्ब भी और पॉजेसिव केस भी। तो हर फ्रेंड्स यानी बहुत सारी फ्रेंड्स होगी तो क्या आएगा, देयर। हर भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे नाउन आ गई तो पॉजेसिव प्रोनाउन का तो मतलब होता ही नहीं। अब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकती है, हर या देयर। हर आएगा नहीं क्योंकि रूल कहता है हमेशा जो लेटेस्ट यानी जो बिल्कुल नजदीक वाला वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब भी और पॉजेसिव केस भी। तो पॉजेसिव केस लास्ट में फ्रेंड्स है नहीं, बहुत सारी हैं, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर। तो देयर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हमने प्रोनाउन पूरी पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तब तक हम अपने जैसे कि हम हर लेक्चर के लास्ट में वोकैब करते हैं, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वोकैब पे। ठीक है, एट द 11th आवर। अब आप जानते हैं कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12। और रात के 12 से अगर मैं 1 घंटा पहले कहूं कि 1 घंटा पहले क्या हो गया, 11 बज गए रात के। अब रात के 11 के बाद 12 और 12 के बाद क्या हो जाएगा, नया दिन शुरू हो जाएगा। यानी वो लास्ट मोमेंट ही चल रहा है किसका, उस करंट डे का, है ना। जैसे आज रात 11 बज जाएंगे,
उसके बाद 12, फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, यानी आज का दिन खत्म हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो 11 बजे यानी 1 घंटा पहले क्या है, यानी वो आज का दिन खत्म होने वाला है। तो एट द 11th आवर क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, 1 घंटे बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा, तो आज के दिन का लास्ट मोमेंट है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एट द 11th आवर मीन्स अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बैक स्टेयर्स गॉसिप। अब आप जानते हैं गॉसिप होती है गप्पे, गॉसिप ये तो है खुसर पुसर या गप्पे। अब ये क्या कर रहा है, गप्पे कहाँ कर रहा है, बैक स्टेयर यानी पीछे कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है। अब पीठ पीछे गप्पे कौन करते हैं, ज्यादातर वर्कर्स ही करते हैं, या बैक स्टेयर्स यानी पीछे की सीढ़ियों में जो खुसर पुसर चल रही है, कोई भी बात चल रही है, ठीक है, तो वो और जो गॉसिप्स करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो मतलब वो अच्छी तो होते नहीं है, फेयर तो होती नहीं, कोई ज्ञान की बात तो बताते नहीं है, वो तो सिर्फ एक दूसरे की चुगली करते हैं, या फिर कि उसके ये हो गया, ये हो गया, ये करते हैं, है ना। तो बैक स्टेयर गॉसिप्स में क्या होता है, अनफेयर टॉक्स, यानी नौकरों के बीच की गपशप, जो भी वो गपशप कर रहे हैं आपस में, ठीक है, अनफेयर है, वो कोई भी ज्ञान नहीं मिल रहा उससे उन्हें, बस ये है कि वो बस एक दूसरे की चुगली बता रहे हैं। तो बैक स्टेयर्स गॉसिप क्या हो गए, अनफेयर टॉक्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, बैड ब्लड। आपने देखा होगा कभी गुस्सा आता है किसी को तो वो बोल देता है कि इसका तो खून ही बेकार है, इनके खून में ये गंदा है, मतलब गंदे खून वाले हैं, ये गंदे खून वाले हैं, मतलब कि आपके उससे क्या है, बेकार खून किसका बोलोगे, जिससे आपकी लड़ाई हुई हो कभी, कि ये तो ऐसे ही है, ये तो हमेशा लड़ाई करते हैं, यानी इनका खून में ही है ये, यानी बेकार खून है उनका। तो बैड मीन्स क्या हो गया, बुरा, ब्लड हो गया खून, बुरा खून किसको बोलोगे आप, जिसकी आपसे लड़ाई हुई हो, तो यानी आपसे लड़ाई है किसी की तो उसका बेकार खून है, तो आपकी लड़ाई है तो वो आपका क्या हो गया, दुश्मन हो गया, तो एनिमिटी यानी शत्रुता, ठीक है, बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। क्लियर? बैग एंड बैगेज। बैग क्या, बैग आपका क्या हो गया, बैग हो गया जो आपने टांग रखा, बैगेज होता है जो बड़े वाला लगेज होता है ना। तो आपके पास आपका पूरा सामान है और वो बड़े वाला सामान भी है, मतलब सारा ही सामान समेट रखा है, तो यानी पूरे बोरिया बिस्तर है समेत हो आप, है ना। तो बैग एंड बैगेज मीन्स विथ ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी चीज आपको बिलोंग करती है उसके साथ, ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज कि बैग भी है और बैगेज है, मतलब सारा सामान आपके साथ बोरिया बिस्तर ले आए। क्लियर? ये तो एकदम नाम से क्या करें, नाम से ही पता लग रहा है इसके, तो बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है। नेक्स्ट, बेकर्स डजन। अब आप जानते हैं कि एक डजन का मतलब क्या है, एक डजन मीन्स 12, है ना, 1 डजन मीन्स 12 नंबर में, नंबर 12। लेकिन बेकर जो बेकरी वाले होते हैं ना, उनका डजन एक ज्यादा होता है, क्या होता है, एक ज्यादा। तो बेकर्स डजन में क्या हो जाएगा, 13। नॉर्मल डजन होता है, एक डजन इक्वल टू 12 नंबर में, है ना, और बेकर्स का है तो फिर एक और ज्यादा कर दो, तो 13 नंबर, संख्या में 13, तो बेकर्स डजन क्या होगा, 13 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। मतलब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, सिल्वर की स्पून, चांदी की चम्मच कहां पे, अपने मुंह में लेकर सॉरी, ठीक है, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जैसे बोल देते हैं ना हम कहावत कि वो तो अपने क्या कहते हैं, वो पैदा हुआ था, वो तो उसके मुंह में तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, यानी वो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है ना, जैसे कि राहुल गांधी, टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, कि धनी परिवार में पैदा होना, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा अमीर घर में पैदा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। अब आप कोई भी चीज ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग की सीट पे है, जो पीछे लोग बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी आप ही के हाथ में है। अगर आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो या तो आप एक्सीडेंट कर दोगे तो उनकी खत्म, है ना, और अगर आप बचा लोगे तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो आप ड्राइविंग कर रहे हो यानी पीछे वाले जितने भी लोग बैठे हैं आपके, या आप जैसे मान लो बस ड्राइव कर रहे हो, बस में जितने भी लोग हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, यानी उन सबकी जिम्मेदारी किस पे है, तुम पे है, क्योंकि तुम किस पे बैठे हो, ड्राइविंग सीट पर ड्राइव कर रहे हो, तो इसलिए जो भी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना उन लोगों की, वो आपके ऊपर है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स सारी जिम्मेदारियों का बाहर उठाना, आपने उन सभी की जिम्मेदारी ले रखी है। किस चीज की जिम्मेदारी ले रखी है, उनकी लाइफ की जिम्मेदारी, है ना। तो इन द बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स जिम्मेदारियों का
बाहर उठाना। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, बियर द बर्न्ट ऑफ। बर्न्ट दोस्तों थर्ड फॉर्म है बर्न की, यानी बर्न होता है जलना, ठीक है, बर्न होता है जलना। बेयर द बर्न ऑफ यानी आप जलना, जल चुके हो और उसको क्या कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, बेयर कर रहे हो, है ना, यानी उसको भुगत रहे हो, सहन कर रहे हो। बेयर मीन्स सहन करना, बेयर द बर्न्ट ऑफ मीन्स जो जला हुआ है उसको सहन कर रहे हो। अब जल गया, कोई कुछ चीज है, ठीक है, कोई जल गई, तो उसके बाद क्या आएगा, उसका रिजल्ट ही तो आएगा। अब रिजल्ट कैसा, जलने के बाद कैसा रिजल्ट आता है, बुरा ही आता है। तो बेयर द बर्न्ट ऑफ मीन्स अनप्लीजेंट रिजल्ट, कि आप कि कोई भी चीज है उसका जो रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया, और जो अच्छा नहीं आया लेकिन उसको आपको सहन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है। तो बेयर द बर्न्ट ऑफ मीन्स परिणाम भुगतना, वो भी बहुत बुरा परिणाम भुगतना एक तरह से, ठीक है, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, बीट अबाउट द बश। बश होती है दोस्तों झाड़ी, और बीट यानी मार रहे हो आप झाड़ी के आसपास, अबाउट द बश, झाड़ी पे डायरेक्ट ना मार करके उसके आसपास ऐसे ही मार रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट जो चीज है उस पे सीधे मेन मुद्दे पे ना आकर के आप उसके चारों तरफ घुमा रहे हो, गोल गोल बात घुमा रहे हो, है ना। तो बेयर अबाउट द बुश का मतलब होगा टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा के बात करना। आप कोई चीज डायरेक्ट बोलनी है कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आप इधर उधर को बोलोगे कि वो वहां काम पड़ गया, मैं उसी वजह से उधर जाना पड़ेगा, तो मतलब घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो घुमा फिरा कर बात करना मीन्स बीट अबाउट द बश। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट होता है मारना, आगे कैसे मार रहे हैं, नीला और काला कर दिया किसी चीज को। आप मान लो किसी का आपको ने मार दिया तो उसके नील पड़ जाता है या काला नीला हो जाता है, तो इतनी बुरी तरह आप मार रहे हो किसी को कि वो काला नीला हो गया। बीट ब्लैक एंड ब्लू कर दिया आपने, तो मतलब क्या है, बीटिंग मर्सीलेसली, यानी बहुत बेरहमी से पिटाई करना किसी की, बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बीट होलो। किसी भी होलो को पीटना, जैसे मान लो कि कोई भी रोड है मेरे पास, ठीक है, कोई भी रोड है मेरे पास, उसको मैंने क्या किया, उसको मैं अगर तोड़ूंगा, अगर वो ठोस है भरी हुई, या कोई पाइप है वो पूरा भरा हुआ है मतलब ठोस है, उसे मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन मान लो वही वो हल्का सा हुआ कि हल्का सा रोल कर दिया मैंने, ठीक है, उसको मैं आसानी से तोड़ दूंगा। तो सेम ऐसे ही इसका मतलब है कि बीट होलो, कि कोई होलो चीज है। होलो क्या होती है, एक तो ये ठोस है, कि ये ठोस है ना, कि जैसे गोल है इसके अंदर भी भरा हुआ हो, और होलो क्या होगा, ये अंदर से खाली हो, बस इसका बाउंड्री हो रही हो। जैसे कि जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे गोल कर दिया, अब आप इसके अंदर देख सकते हो ना, तो यानी अंदर से ये खाली है, होलो है, तो मैं इसको आसानी से यूं पिचका सकता हूं, पिचका दिया मैंने। लेकिन वही ये अगर मैं इसके अंदर रेत भर दूं या कोई लोहे की रोड भर दूं पूरा, तो मैं उसको पिचका नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीट होलो, कोई होलो चीज है उसे मैंने आसानी से पिचका दिया, यानी मैंने उसे आसानी से हरा दिया, है ना। तो डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली, मतलब काफी आसानी से बुरी तरह पराजित करना, ठीक है ना। बीट होलो, किसी भी फोकी चीज को मैं आसानी से तोड़ पाऊंगा या हरा पाऊंगा, है ना। बीट मतलब पीटना, होलो चीज को जो खोखला हो, कहते हैं ना खोखली चीजें आसानी से यूं ही गिर जाती हैं, तो सेम ऐसे ही बीट होलो का मतलब क्या हो जाएगा कि होलो मीन्स बहुत कमजोर, कोई कमजोर चीज को आप किसी से कमजोर से लड़ाई करोगे तो आप जीत जाओगे। तो सेम ऐसे बीट होलो का मतलब काफी आसानी से और बुरी तरह किसी को पराजित करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बैक एंड कॉल, कि आपने कॉल करी और वो आपके तुरंत पीछे रहता है। जैसे मान लो कि कोई आपके साथ है, ठीक है, आपने बताया कि भाई 1 गिलास पानी ला, वो तुरंत पीछे था, वो तुरंत से गया और एकदम ले आया, मतलब आपकी सेवा में तत्पर है वो, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बड़े आदमी चलते हैं उनके सेक्रेटरी पीछे चलते हैं ताकि वो कुछ बोले वो तुरंत काम करे, है ना। तो उनके पीछे चलते हैं ना कि उसने कॉल करी और वो तुरंत उसने वो पीछे से काम कर दिया। तो बैक एंड कॉल मतलब रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, ठीक है, यानी आज्ञा में रहना, हमेशा तत्पर, कि उसने कॉल करी और वो पीछे ही था उसके, क्या है कि हाँ
कोई भी काम किया है उसने, ठीक है, कोई भी उसने काम के लिए कॉल की और वो पीछे था, उसने तुरंत काम करके दिया, तो मतलब उसके ऑर्डर को ओबे करने के लिए, मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए तुरंत तत्पर रहना, ठीक है। तो आज्ञा में हमेशा तत्पर रहना, तुरंत, बैक एंड कॉल, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बेड ऑफ रोजेस, गुलाबों से सजा हुआ या गुलाबों से बना हुआ बेड। कोई भी फूलों की चीज, फूलों क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो रोज का बेड मिले आपको तो कितनी आरामदायक सिचुएशन होगी, बहुत एकदम मजे में होंगे, है ना। तो प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, की बहुत आरामदायक सिचुएशन, आनंद से भरपूर कोई भी चीज है, यानी बेड ऑफ रोजेस, इट्स लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। मतलब बहुत चीज आसानी से, आनंद से भरपूर चीजें हैं उसके साथ। और बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न होते हैं दोस्तों कांटे। अब कांटों का बेड कैसा लगेगा, बहुत ही दर्द देगा, है ना। तो यानी दर्द देगा मतलब दुख और तकलीफ से भरपूर। रोज अच्छे होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है, तो वो कंफर्ट है, यानी आनंद से भरपूर। थॉर्न कांटे, कांटों का बेड पे आपको बिठा दिया जाए तो आपको तकलीफ होगी, यानी दुखों से भरपूर, ठीक है, दुख और तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बैगर्स डिस्क्रिप्शन। बैगर होता है दोस्तों भिखारी। अब कोई भिखारी आता है, क्या उसके बारे में आपको पता रहता है, सिर्फ ये पता है कि ये भिखारी है, और उसके बारे में जानना या उसके बारे में जान के कोई फायदा भी नहीं है। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन क्या होएगा कि आप सिर्फ ये बता सकते हो ये भिखारी है, उसके बारे में नहीं जानते कुछ भी, है ना। तो किसी भिखारी को डिस्क्राइब करना, यानी उसके बारे में वर्णन करना नहीं कर सकते आप, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, है ना। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय हो, है ना। भिखारी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, वो बस भिखारी होता है, डेट्स इट। तो इसलिए बैगर्स डिस्क्रिप्शन वहीं से बना है वर्ड की, उसकी डिस्क्रिप्शन होती ही नहीं, तो मतलब उसको हम वर्णन कर ही नहीं सकते। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स अवर्णनीय, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ठीक है। बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना। बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आपने कहानी सुनी होगी, बहुत सारे चूहे रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई जब भी बिल्ली आती है तो उसकी घंटी बज जाए, तो उसके गले में घंटी कौन बांधेगा। तो घंटी बांधना चूहों के लिए क्या है, क्या है वो चूहे के लिए, कि उन्हें पहले खतरा मोल लेना पड़ेगा कि उसके गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना। तो यानी बेल द कैट मीन्स टेक द डेंजर, जोखिम उठाना, कि उसके गले में घंटी बांधने का जोखिम कौन उठाएगा, यानी बेल द कैट, ठीक है दोस्तों। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सर, बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में है, किसके बीच में आप, डेविल और डीप सा, मतलब एक तरफ डेविल है यानी शैतान है, दूसरी तरफ क्या है, गहरा समुंदर है, ठीक है, आप बीच में हो। तो मतलब इधर भी आगे कुआं पीछे खाई वाली बात होगी, यानी इधर भी मुश्किल इधर भी मुश्किल, यानी दो परेशानी एक साथ ही आना, ठीक है। तो बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, बिग गन। बिग गन यानी बहुत बड़ी तोप, जैसे कहते हैं तू क्या यहाँ की तोप है, तो यानी बहुत ज्यादा बड़ा व्यक्ति या बहुत ऊपर की तरह, ऊपर तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो बिग गन बोलते हैं, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है और पावरफुल पर्सन है, यानी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, बिग गन। कहते हैं ना कि तू यहाँ इस इलाके की बहुत बड़ी तोप है, तो यानी बिग गन है, बहुत बड़ी गन मतलब तोप ही हो गई ना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बर्ड ऑफ पैसेज, अब आप जानते हैं कि भाई बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं, उनका कोई रूट नहीं है, जैसे आप अपने घर तक जाओगे तो वही रूट बना रखे कि ये गली में उड़ना, इस गली में उड़ना और आ गया घर। लेकिन चिड़िया हो या बर्ड होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, वो इधर से जा सकते हैं इधर, या कहीं और से घूम के जा सकते हैं, वो उनको तो उड़ना है बस। तो बर्ड ऑफ पैसेज यानी कोई भी एक कोई पर्टिकुलर पैसेज नहीं है उनका, है ना, कहीं से भी जा सकते हैं, तो कभी इधर से चलेगा, कभी उधर से चलेगा, कभी उधर से चलेगा। तो यानी बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स वन हु कम्स ओकेजनली, जो बहुत कभी कभी उसी तरफ से आए, है ना, यानी कभी कभी आने वाला, बर्ड ऑफ पैसेज, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू यानी ओवरव्यू,
बर्ड्स आई व्यू, आपने देखा होगा कि कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, चैप्टर जैसे आपने चैप्टर खत्म किया, लास्ट में समरी होती है पूरे चैप्टर की, जिसमें कुछ कुछ डेफिनेशन पॉइंट्स में लिखा रहता है, थोड़ी बहुत बातें पॉइंट्स में लिखी रहती है ना। तो या तो उसमें कभी कभी आपने देखा ओवरव्यू लिखा रहता है, या कभी कभी समरी लिखी होती है, कभी कभी बर्ड्स आई व्यू खुद वर्ड लिखा होता है ना। तो मतलब पूरे पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है वो बेसिकली। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू, किसी भी चैप्टर का ओवरव्यू, यानी सरसरी नजर से पढ़ लिया आपने कि ऊपर ऊपर से देख लिया जल्दी जल्दी में। तो वो हमेशा हमेशा चैप्टर के लास्ट में होता है बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि बर्ड्स ऊपर उड़ती हैं, वो बस यूं देखती हैं दाना कहाँ है, बस ऊपर से ऐसे खोजती चली जाती है, जहां मिलता है वहीं उतर जाती है। तो उस तरह से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।